हम जानते हैं कि मॉर्गेज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, बेसिकली दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन दैट one party called mortgager is going to transfer interest of immovable property to another party called mortgagee. This contract is called mortgage. There are 6 types of mortgages और उनके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हमने डिस्कस किए। इसमें ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हो रहा, मॉर्गेज में पोजेशन का ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है। कहाँ क्या बारीकियां हैं क्लासिफिकेशंस में और क्या डिफरेंसेस हैं, इनको हमने अभी तक जान लिया है। हम ये जानते हैं कि जब मॉर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, मींस कंप्लीशन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो लोन ले रखा था मॉर्गेजर ने, डेटर ने, वो लोन वो चुका देता है, पे ऑफ कर देता है। तो मॉर्गेजी से वो क्या ले सकता है? अपनी प्रॉपर्टी ले सकता है। अब पोजेशन दिया हुआ है तो ले सकता है, लेकिन अभी मॉर्गेज में आप देते क्या हो? इंपॉर्टेंट बात, क्या आप ट्रांसफर करते हो? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अधिकार का अंतरण या हित का अंतरण। तो जो हमने मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी को दिया है, वही वो क्या करेगा? वापस लेगा। अपनी अगर संपत्ति का कब्जा दे रखा है तो वो एक अलग बात है, वो तो हमें लेना ही है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो हमें क्या वापस लेना है? जो हमने हित उसे दिए थे, जो हमने अधिकार मॉर्गेजी को दिए थे, वो हम उससे वापस ले लेंगे। अब सवाल ये आता है, क्या ये मॉर्गेजर का राइट हमेशा बना रहता है या कुछ सिचुएशंस में इसे छीना भी जा सकता है? हमने ग्रुप में लिखा है क्या ज्वाइन फॉर टीपी? तो फॉर लिख दीजिएगा एक बार, मैंने मैसेज नहीं किया है। तो यहाँ पर जो टॉपिक है अपना, वो ये कहता है क्या मॉर्गेजर के इस राइट को, रिडम्पशन का मतलब क्या हुआ? मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी की को वापस ले सकता है, अपनी संपत्ति को छुड़वा सकता है मॉर्गेजी से। क्या इस अधिकार को वॉयलेशन किया जा सकता है, छीना जा सकता है? हम जब कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या किसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, इसका मतलब पार्टीज टर्म्स एंड कंडीशंस अपने अनुसार बना सकती हैं, तो क्या ये किसी शर्त या टर्म या कंडीशन के आधार पे इस रिडम्पशन के राइट को मॉर्गेजर से छीना जा सकता है या नहीं? पार्टीज में आपस में टर्म्स एंड कंडीशन सेट हो जाती हैं कि साहब ऐसा है कि अब मॉर्गेजर के पास ये राइट नहीं रहेगा रिडम्पशन का, तो क्या ऐसा किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा? ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होने वाली हैं। कब ये अधिकार मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कब सीमित मिलेगा, पार्शियल मिलेगा, है ना? इन सब की चीजों को आज देखेंगे। तो सबसे पहले आप बैरेक्ट लीजिए, इसका लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है, तो पहले अभी हम बैरेक्ट का लैंग्वेज उठाएंगे। आफ्टर दैट इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको नोट डाउन कराऊंगी। देखिए, राइट ऑफ मॉर्गेजर टू रिडीम, किसका राइट है? ये मॉर्गेजर का। मॉर्गेजर का राइट होता है रिडीम करने का, यानी हिंदी में, शुद्ध हिंदी तो इसकी है मोचन करने का अधिकार, लेकिन इसको सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं प्रॉपर्टी को छुड़वाना, संपत्ति को छुड़वाने का अधिकार। अब ये क्या कहता है? एट एनी टाइम, अंडरलाइन करेंगे इस बात को, एट एनी टाइम, किसी भी समय। किसी भी समय कब? आफ्टर द प्रिंसिपल मनी हैज बिकम ड्यू, जब प्रिंसिपल मनी ड्यू हो जाती है, बकाया हो जाती है। बकाया का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको कहा था कि 15 मार्च को मैं आपको ये पैसा लौटा दूंगी, तो मेरा पैसा जो मुझे चुकाना था, वो ड्यू डेट क्या था? 15 मार्च। तो 15 मार्च तक मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल मनी विद इंटरेस्ट मुझे पे करना था, तो इस दिन जब ये पैसा बकाया है, उसको मैं क्या करूं? पे कर दूं। द मॉर्गेजर हैज अ राइट, तो मॉर्गेजर का राइट है कि जब वो प्रिंसिपल मनी ड्यू हो गया है, ड्यू डेट आ गई है, तो ऑन पेमेंट और टेंडर, या तो वो भुगतान कर दे। आपने 50 लाख का लोन लिया था, आप वो चुका रहे हो, और टेंडर, टेंडर का मतलब ऑफर रख रहे हो, या तो आप 50,000 दे, 50 लाख का जो लोन लिया था वो आप मॉर्गेजी को दे रहे हो। आप मॉर्गेजी को कह रहे हो ये 50 लाख लीजिए, आप मेरी प्रॉपर्टी रिडीम कर दीजिए, या तो दे दिया आपने पेमेंट। या फिर आप क्या कह रहे हो? टेंडर मतलब ऑफर रख रहे हो, प्रस्ताव रख रहे हो कि मैं अब इस पेमेंट को करना चाहता हूं, आप मुझे समय बता दीजिए, मैं किस समय आपको भुगतान करूं, कैसे आपको पे करूं, ये आप मुझे बता दीजिए। तो टेंडर मतलब ऑफर रख रहा है, लेकिन ये शर्तों वाला नहीं होना चाहिए। कोई नई शर्त आप इस समय पे जोड़ नहीं सकते पेमेंट के टाइम पे। तो ऑफर रखेगा पेमेंट का, या पे करेगा, कहाँ करेगा? एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, सही जगह और सही समय पर इसका भुगतान करेगा। ऑफ द मॉर्गेज मनी, क्या पे करेगा? मॉर्गेज मनी, जो बंधक ऋण था उसे चुकाएगा।
टू रिक्वायर द मॉर्गेजी, अब ये तो उसकी बता दी ड्यूटीज, मॉर्गेजर को ये अधिकार कब मिलेगा? जब वो ये काम कर देता है। आपको कोई भी अधिकार कब मिलता है? जब आप अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हो। तो मॉर्गेजर की ड्यूटी क्या है यहाँ पे? आप या तो पे कर दो, या पे करने का ऑफर रखो, और वो भी कैसे रखो? बिना किसी नई शर्त के जोड़े, कोई नई कंडीशन नहीं जोड़ोगे आप टेंडर या ऑफर में। सही टाइम पे और सही जगह पे ये रखोगे, उसे भुगतान करोगे। ऐसे नहीं रात के 12 बजे, साहब मैं आ रहा हूँ आपके घर पे भुगतान पेमेंट करने के लिए। अरे भाई क्यों आ रहे हो रात के 12 बजे? आप हमारे ऑफिस खुला हुआ नहीं है घर पे डिस्टर्ब करने। तो अगले दिन सुबह वो कहता है साहब मैं तो रात को 12 बजे आया था, आपने मना किया। दिस इज नॉट अ प्रॉपर टाइम एंड नॉट अ प्रॉपर प्लेस, सो दिस इज नॉट अ वैलिड टेंडर। सो सही समय और सही जगह पे वो प्रिंसिपल मनी को पे करने के बाद क्या करेगा? टू रिक्वायर द मॉर्गेजी, अब मॉर्गेजी से रिक्वायर करेगा, मॉर्गेजी से अपेक्षा करेगा। क्या अपेक्षा करेगा? टू डिलीवर टू द मॉर्गेजर द मॉर्गेज डीड, कि मिस्टर मॉर्गेजी, क्रेडिटर, आपका मैंने सारा पैसा चुका दिया, अब आप मुझे क्या दे दीजिए? जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दे रखे थे वो अब आप मुझे वापस दे दीजिए। ठीक है, मॉर्गेज डीड दे दीजिए, बंधक विलेख एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, मॉर्गेज प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दे रखे थे मैंने, वो भी मुझे वापस दे दीजिए। विच आर इन द पोजेशन और पावर ऑफ द मॉर्गेजी, जो हमने किसको दे रखे थे? मॉर्गेजी को दे रखे थे। तो सबसे पहले वो क्या मांग रहा है? डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, मॉर्गेज डीड मांग रहा है। दूसरा क्या मांग रहा है? वेयर द मॉर्गेजी इज इन पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू डिलीवर पोजेशन देयर ऑफ टू द मॉर्गेजर, जहां पे कब्जा भी दे दिया गया है। किसको दे दिया गया है? मॉर्गेजी को। ऐसा जनरली कौन से बंधक में होता है? कौन सा? भोग बंधक, यूजुफैक्टरी मॉर्गेज जो होता है उसमें कंपल्सरीली क्या जाता है? पोजेशन जाता है। तो अगर पोजेशन दे दिया है हमने मॉर्गेजर को, मॉर्गेजी को, तो उस पोजेशन को कह रहा है कि वापस दे दो, मैं आपका पे कर चुका हूं अमाउंट। तीसरा कह रहा है एट द कॉस्ट ऑफ द मॉर्गेजर either to retransfer the mortgage property to him और टू सच थर्ड पर्सन एज ही में डायरेक्ट। वो कह रहा है कि भाई या तो मुझे आप प्रॉपर्टी वापस करो मॉर्गेजर को, या फिर मैं सी का नाम ले रहा हूं तो आप मेरी जगह पे ये प्रॉपर्टी किसको दे दो? सी को दे दो, जिसे वो डायरेक्शन दे रहा है उसे प्रॉपर्टी देने के लिए कह रहा है। और टू एग्जीक्यूट, टू हैव रजिस्टर्ड एन एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, और साथ में कह रहा है एक एक्नॉलेजमेंट भी दो, एक अभिस्वीकृति भी दो, लिखित में दो। That any right in derogation of his interest transferred to the mortgagee has been extinguished, कि जो अधिकार मैंने पहले आपको दिए थे, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट किया था ना मॉर्गेजी को, जो हितों का अंतरण मैंने आपको किया था, आप मुझे लिख के दे दो कि आपके और मेरे बीच में अब कोई धनराशि बकाया नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बकाया नहीं है, और जो मैंने आपको राइट ट्रांसफर किए थे, और आपको ट्रांसफर करने की वजह से मेरे राइट्स का डेरोगेशन हो गया था, मतलब कमी हो गई थी, मेरे अधिकार कम हो गए थे, वो जो मैंने आपको अधिकार दिए थे वो समाप्त कर दिए, यानी मेरे पास वापस पूरा आ गया। आ रही है बात समझ में? तो इसके की पॉइंट क्या निकल के आ रहे हैं सेक्शन 60 के? सबसे पहले तो ये आ रहा है, मॉर्गेजर जो है उसको क्या क्या काम करना है? पेमेंट करना है, और या फिर पेमेंट का क्या करना है? प्रस्ताव रखना है, ऑफर रखना है। किस जगह रखना है? सही समय पे रखना है। ये तो मॉर्गेजर की क्या है? ड्यूटीज, कि जब क्या हो जाए? पेमेंट ड्यू हो जाता है, मतलब ये समय आ गया कि आपको क्या करना है? भुगतान करना है, ड्यू डेट आ चुकी है। उस ड्यू डेट के बाद आप क्या करेंगे? या तो पेमेंट कर देंगे, या फिर आप पेमेंट का प्रस्ताव रखेंगे मॉर्गेजी के सामने। और अब मॉर्गेजी से ये क्या मांग रहा है? मॉर्गेजी से कह रहा है कि आप मुझे क्या क्या दे दीजिए। क्या मांगा इसने? इसने मांगा मॉर्गेज डीड, आपके पास क्या था? बंधक प्रलेख है अगर, तो वो मुझे दे दो। और मुझे आप क्या दे दो? आपके पास डॉक्यूमेंट्स थे जितने मैंने ओरिजिनल अगर रखवाए हैं आपके पास पोजेशन में, अगर रखवाए हैं तो वो मुझे दे दो। अगर आपके प्रॉपर्टी के आपके पास पोजेशन है प्रॉपर्टी का, तो वो मुझे आप वापस लौटा दो, या तो मुझे लौटा दो, या मेरे डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग मेरे किसी एजेंट को देने हैं तो वो लौटा दो। मैं जिसका नाम ले रहा हूँ, या तो मुझे वापस लौटाओ या मेरे किसी एजेंट को वापस लौटाओ। और साथ में क्या कह रहा है? मुझे एक एक्नॉलेजमेंट भी चाहिए।
अभिस्वीकृति भी चाहिए। उस अभिस्वीकृति में क्या लिखना है, मिस्टर मॉर्गेजी आपको ये लिखना है, मॉर्गेज डीड के थ्रू मैंने आपको क्या दिए थे, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट किया था, कुछ अधिकारों का अंतरण किया था, आपको कुछ राइट्स मैंने ट्रांसफर किए थे। अब आप एक्नॉलेजमेंट कर दीजिए कि आपको मैंने जो राइट्स दिए थे वो खत्म हो गए हैं, एक्सटिंग्विश हो गए हैं, यानी अब जितने भी अधिकार थे वो संपत्ति के किसके हैं, मेरे हैं, आपका कोई इंटरफेरेंस लेना देना नहीं है, आपके और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो समाप्त हो गया है, ये आपको लिख के देना है। इंग्लिश की जो ये फर्स्ट पैरा पढ़ा उसमें लैंग्वेज में कहीं पर भी दिक्कत है तो पूछिए। क्या चीज, तो ये जो पेमेंट मॉर्गेज मनी और इंटरेस्ट तो कौन चुकाएगा, मॉर्गेजर ही तो चुकाएगा। यही तो लिखा हमने एक्नॉलेजमेंट में, एक्नॉलेजमेंट में यही लिखवा रहे हैं अपन मॉर्गेजी से कि हमने आपको क्या दिए थे, हित दिए थे, अधिकार दिए थे, आप लिख के दे दो कि अब आपके पास अधिकार नहीं रहे। जिससे कि मेरे पास 100 अधिकार थे उसमें से मैंने 50 आपको दे दिए तो मेरे अधिकार कम हो गए, डेरोगेशन हो गया। तो वो ये कह रहा है मेरे जो अधिकार कम हो गए थे आपको देने की वजह से, आप लिख दीजिए कि अब वो अधिकार समाप्त कर दिए मैंने, यानी कि आपके समाप्त कर दिए, मेरे पास वो लौट के आ गए, ऐसा लिख दीजिए। बताइए लैंग्वेज में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो ऑनलाइन में, नो ऑफलाइन, मैम। नो मैम। हिंदी में भी। अब देखिए इसने ब्रैकेट में भी एक बात लिखी है, ये क्या लिखी है, वेयर द मॉर्गेज हैज बीन, इसने क्या कहा, और टू एग्जीक्यूट एंड टू हैव रजिस्टर्ड, मतलब एग्जीक्यूट भी करो यानी बनाओ एक्नॉलेजमेंट, और उस एक्नॉलेजमेंट को रजिस्टर्ड भी कराओ। वेयर द मॉर्गेज हैज बीन इफेक्टेड बाय ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, यहाँ अपन ने क्या देखा, ये एक्नॉलेजमेंट लिखेगा, रिटन में तैयार करेगा, रिटन में तैयार कराने के साथ उस एक्नॉलेजमेंट को क्या कह रहे हैं, रजिस्टर भी करवाओ। क्यों करवाओ, अरे भाई रजिस्ट्रार के पास जाके आपने रजिस्टर भी तो करवाया था मॉर्गेज को, तो रजिस्ट्रार के पास तो वही एंट्री हो रखी है कि मैंने कुछ अधिकार आपको दिए, तो आप मेरे अधिकार मेरे पास वापस आ गए, हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ऐसा एक्नॉलेजमेंट भी उसके पास जमा कराना है ना, वो एंट्री करेगा। तो ये रजिस्ट्री भी मुझे चाहिए, इसको रिटर्न करके रजिस्टर्ड भी आप करवा दो। अगर कि हमने रजिस्टर्ड पहले करवाया था तो अभी भी हमें रजिस्टर्ड करवाना है। ये कल आपने देखा था कहाँ रजिस्टर्ड होगा कहाँ नहीं होगा। बताओ कोई दिक्कत। देखिए आगे कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट राइट कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन हैज नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज और बाय डिक्री ऑफ अ कोर्ट। अब इसका प्रोवाइजो, ये जो राइट की बात हो रही है रिडम्पशन के राइट की, इसका ये प्रोवाइजो यहाँ बता रहा है, मतलब ये कह रहा है कि ये सारी चीजें किसको मिल रही है, मॉर्गेजर को। प्रोवाइजो का मतलब क्या हुआ, उल्टा हो गया, मतलब मॉर्गेजर को नहीं मिलेगा। मॉर्गेजर को कब नहीं मिलेगा, जब उसके अधिकार को समाप्त कर दिया गया हो, है ना। उसका ये राइट ऑफ रिडम्पशन क्या किया, खत्म कर दिया, किसने कर दिया, एक्ट ऑफ पार्टीज, पक्षकारों के कार्य द्वारा पार्टीज ने इस राइट को खत्म किया। अब अपन आगे इसको डिटेल में देखेंगे कि ये खत्म कैसे होगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन, अगर पार्टीज ने इस राइट को खत्म किया, ठीक है, और या फिर कैसा होगा, बाय लॉ, न्यायालय के द्वारा, विधि के द्वारा अगर इसे समाप्त कर दिया गया हो, तब तो फिर आपको मिस्टर मॉर्गेजर ये राइट नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा, इसका मतलब दो सिचुएशंस, राइट ऑफ रिडम्पशन कब नहीं मिलेगा, अगर बाय एक्ट ऑफ पार्टी, पक्षकारों के कार्य द्वारा या न्यायालय के द्वारा इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया, तब नहीं मिलेगा, उसके अलावा आपको मिल जाएगा। तो ये प्रोवाइजो हो गया। फिर कह रहा है द राइट कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन इज कॉल्ड अ राइट टू रिडीम, जो इस सेक्शन में प्रॉपर्टी छुड़वाने का अधिकार है मॉर्गेजर का, ये कहलाता है मोचन का अधिकार, राइट टू रिडीम, रिडम्पशन का राइट। एंड अ सूट टू एनफोर्स इज कॉल्ड अ सूट फॉर रिडम्पशन, और इसके लिए जो वाद लाया जाता है, मॉर्गेजर मॉर्गेजी के खिलाफ सूट फाइल करेगा कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी छुड़वानी है ना, इसको कहा जाएगा सूट किसका, रिडम्पशन का, रिडीम करने का राइट और सूट फॉर रिडम्पशन। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये कहता है
Nothing in this section shall be deemed to render invalid any provision to the effect that if the, ये कह रहा है इस सेक्शन की कोई भी बात, नथिंग इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन की कोई भी बात प्रभाव नहीं डालेगी और उस प्रावधान को इनवैलिड नहीं करेगी। कौन सा प्रावधान? जो किसमें किया गया है? डॉक्यूमेंट में। इफ द टाइम फिक्स्ड फॉर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल मनी हैज बीन अलाउड टू पास और नो सच टाइम हैज बीन फिक्स्ड, द मॉर्गेजी शैल बी एंटाइटल्ड टू रीजनेबल नोटिस बिफोर पेमेंट और टेंडर ऑफ सच मनी। ये कह रहा है आपने यहाँ पे मॉर्गेजर के तो अधिकार बता दिए, लेकिन मॉर्गेजी के बारे में अगर ऐसा कोई प्रावधान कर रखा है कि मॉर्गेजी को क्या मिलना चाहिए? नोटिस मिलना चाहिए। किस बात का नोटिस? पेमेंट का नोटिस मिलना चाहिए। मतलब इन्होंने क्या बनाया था? डॉक्यूमेंट, मॉर्गेज डीड बनाया था। मॉर्गेज डीड में क्या लिखेंगे? या तो ये लिखेंगे भाई हम 2 महीने बाद आपको भुगतान करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, फला तारीख को करेंगे, ये लिखेंगे। या फिर इन्होंने कोई टाइम ही नहीं लिखा, आपके और मेरे बीच में लोन का कॉन्ट्रैक्ट हो गया और मैं सिक्योरिटी दे रहा हूं। 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो टाइम लिखा जाए या टाइम नहीं लिखा जाए, दोनों में से कोई भी बात। तो ये कह रहा है दोनों में से कोई भी बात हो कि आपने मॉर्गेज डीड पे टाइम लिखा या नहीं लिखा, लेकिन मॉर्गेजी का ये अधिकार बना रहेगा कि उसे नोटिस मिलना चाहिए इस बात का कि मॉर्गेजर कहे कि मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं या मैं करने का ऑफर रख रहा हूं, इस बात का वो नोटिस देगा, सूचना देगा। ये अधिकार मॉर्गेजी का बना रहेगा। ऐसे नहीं अपन कह सकते भाई आपको कहा था ना 15 मार्च को मैं पेमेंट कर दूंगा, मैं ले आया हूं पेमेंट आपके सामने, हमें ध्यान ही नहीं रहा। मॉर्गेजी को 15 मार्च, आज से 1 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था कि नेक्स्ट ईयर की 15 मार्च को पेमेंट हो जाएगा। मॉर्गेजी ने कहा ठीक है, ठीक है, 1 साल बाद पेमेंट होना है, डेट भी तय थी। अब अगली 15 मार्च को सीधे मॉर्गेजर सामने आ रहा है विदाउट एनी नोटिस कि भाई मैं आपको भुगतान करने आ रहा हूं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि भैया इस भले मानस को मॉर्गेजी को भी आप बता दो, उसके नोटिस में ले आओ कि हम आपको जो तय तारीख थी उस तारीख को पैसा दे रहे हैं या फिर हम आगे इसका भुगतान किसी तारीख को करेंगे अगर तारीख तय नहीं हुई। दोनों स्थिति में इसको क्या मिलने का राइट है? नोटिस। तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कह रहा है ऊपर जितनी भी बातें आपने पढ़ी उनका इफेक्ट इस प्रोविजन पे नहीं पड़ेगा, ये अधिकार इसको मिलेगा। अब ये आंशिक वाली बात देखते हैं। रिडम्पशन ऑफ पोर्शन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी के किसी पार्टली हम किसी भाग को हम रिडीम कराना चाहते हैं, ये कह रहा है नथिंग इन दिस सेक्शन शेल एंटाइटल अ पर्सन, इस धारा में लिखी गई कोई भी बात उस व्यक्ति को अधिकारी नहीं बनाएगी, एंटाइटल नहीं बनाएगी। जो व्यक्ति क्या कह रहा है? अ पर्सन इंटरेस्टेड इन अ शेयर ओनली ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू रिडीम हिज ओन शेयर ओनली। एक व्यक्ति जो मॉर्गेजर है वो कह रहा है मैं अपना शेयर रिडीम कराना चाहता हूं। मतलब है क्या कि मॉर्गेजर या तो एक से ज्यादा है ना, अपन 10 लोग मॉर्गेजर हैं और हमने मिलके कोई लोन उठाया है, तो अब क्या है, मैं तो लोन पे करने के लिए तैयार हूं, आपने मना कर दिया, तो मैं कह रही हूँ भैया मेरे को तो इस फफूंद को हटाओ, मैं तो अपना भुगतान करने के लिए, मेरा हिस्सा 2 लाख का था, मैं देने को तैयार हूँ, मेरे 2 लाख ले लो और मेरा जो हिस्सा था प्रॉपर्टी में 10% मुझे लौटा दो। क्या ऐसा हो सकता है? नो, बड़ी मुश्किल हो जाएगी मॉर्गेजी के लिए आंशिक रूप से उसका क्या करना, रिडीम करना। कि यहाँ तो 10 मॉर्गेजर थे, 10 में से एक क्या कह रहा है कि मैं अपना शेयर देने को रेडी हूं और मुझे प्रॉपर्टी में से 10% आप दे दो, तो ये प्रॉपर्टी का बंटवारा ही करता रहेगा क्या आंशिक रूप से? इसके लिए वो कहेगा भैया सारा एक साथ ले आओ पैसा और तब मैं पूरी प्रॉपर्टी छोड़ूंगा, ऐसे मैं आधी आधी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ूंगा। या यही मॉर्गेजर ने अपनी जो पूरी प्रॉपर्टी रखी हुई है एक, उसका एक भाग जितना पैसा उसने दे दिया उतनी प्रॉपर्टी कह रहा है भैया मैं आपको 50% पैसा दे चुका हूं, ऐसा करो 50% प्रॉपर्टी मुझे दे दो वापस। ऐसा भी नहीं हो सकेगा। तो ये आंशिक रूप से पोर्शन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी किसी शेयर के लिए मना कर रहा है। ऑन पेमेंट ऑफ ए प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ अमाउंट रिमेनिंग ड्यू ऑन द मॉर्गेज, आंशिक भाग प्रपोर्शन में, मतलब जैसे 50% इसने चुका दिया, आंशिक चुका दिया और आंशिक ही कह रहा है संपत्ति छोड़ दो,
तो ऐसा नहीं होगा। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल एंटाइटल, इस धारा की कोई भी बात उस व्यक्ति को एंटाइटल नहीं बनाएगी जो कि आंशिक रूप से पार्टली क्या करवाना चाह रहा हो, रिडम्पशन कराना चाह रहा हो। लेकिन इसका एक्सेप्शन बता दिया। मतलब पहले तो जनरल प्रिंसिपल अगर आपसे पूछा जाए क्या पार्शियल पार्शियल रिडम्पशन पॉसिबल है, पार्शियल रिडम्पशन पॉसिबल है, आंसर इज नो। दिस इज, ये क्या है, जनरल रूल कि आंशिक रूप से रिडम्पशन नहीं हो पाएगा, पार्शियल रिडम्पशन नॉट अलाउड। लेकिन इसका क्या है अपवाद, वो भी इसने यहाँ पे बता दिया। अपवाद का मतलब क्या हुआ, यस, यही मतलब हुआ ना, उल्टा हो गया ना, यहाँ नो था यहाँ यस हो गया। किसको यस कह रहा है, पार्शियल रिडम्पशन को यस कह रहा है, यानी पार्शियल रिडम्पशन अलाउड है। तो पार्शियल रिडम्पशन कहाँ अलाउड है, where a mortgagee or if there are more mortgagees than one, जहां या तो मॉर्गेजी, एक मॉर्गेजी है तो एक या एक से ज्यादा मॉर्गेजी हैं, all such mortgagees has or have acquired in whole or in part the share of a mortgager। ये कह रहा है कि जहां पे मॉर्गेजी, अब ये मॉर्गेजर नहीं मॉर्गेजी की बात कर रहे हैं, मॉर्गेजी या तो कौन हो सकता है, वन मॉर्गेजी है, या मान लीजिए मोर देन वन मॉर्गेजी हैं। इधर जो क्रेडिटर थे, मॉर्गेजी मतलब क्रेडिटर, जिन्होंने की पैसा क्या किया, उधार दिया और प्रॉपर्टी अपने पास सुरक्षित रखी है, ये प्रॉपर्टी को क्या करना चाह रहे हैं आप, इनको रिडम्पशन करना है। आंशिक रूप से रिडम्पशन तब हो सकता है जब इन्होंने इसका जो शेयर है मॉर्गेजर का, वो या तो इस एक मॉर्गेजी ने खुद ही पूरा खरीद लिया, खुद ही क्या कर लिया, उस शेयर को पूरा एक्वायर कर लिया, इसने प्रॉपर्टी को समझ लो इसको बेच दिया, तो एक्वायर इसने कर लिया, तो बात खत्म। या फिर जहां एक से ज्यादा मॉर्गेजी हैं, उन्होंने क्या किया, इनमें से किसी मॉर्गेजी ने या सबने मिलके या किसी मॉर्गेजी ने क्या कर लिया, उसके शेयर को ले लिया, इसमें से दो मॉर्गेजीज ने मिलके उसके शेयर को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, खरीद लिया। तो अब वो हिस्सा किसके पास आ गया, मॉर्गेजी के पास, मतलब उसके पास तो कुछ रहा ही नहीं ना, रहा ही नहीं। तो आंशिक रूप से रिडम्पशन की बात कहाँ खत्म हो रही है, जब उसके पूरे अधिकारी समाप्त होके मॉर्गेजी के पास आ रहे हैं, एक ही कंडीशन है, आंशिक रूप से निरस्त। हमने मना किया कि पार्शियल रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मॉर्गेजर ने कहा कि भैया यहाँ पे क्या करो, मुझे, मैंने आपको 50% पैसा पे कर दिया, 50% आप मुझे प्रॉपर्टी छोड़ दो। तो हमने क्या कहा, नहीं होगा। फिर हमने कहा मॉर्गेजर यहाँ मोर देन वन है, 10 मॉर्गेजर है, उसमें से एक मॉर्गेजर कह रहा है भाई मैं अपना पैसा 10% चुका रहा हूं और मुझे मेरी 10% प्रॉपर्टी दे दो, ठीक है। यहाँ पे हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि पार्शियल रिडम्पशन इसके फेवर में हम कब अलाउ करेंगे। तो अगर इस पहले वाली स्थिति में देखें जहां एक ही मॉर्गेजर है, तो ये एक मॉर्गेजर का जितना भी उस संपत्ति पे हिस्सा था, अधिकार था, उसको किसने ले लिया, मॉर्गेजी ने ले लिया, मॉर्गेजी ने खरीद लिया, एक्वायर कर लिया। तो एक्वायर कर लिया तो किसका हो गया, इन्हीं मॉर्गेजीज का हो गया ना। तो रिडम्पशन की बात ही नहीं रही, अब वो टॉपिक ही खत्म हो गया। वो प्रॉपर्टी के मालिक अब ये हो गए, अभी ओनरशिप थी उसके पास, यहाँ ओनरशिप एक्वायर हो गई। या अगर ये मोर देन वन मॉर्गेजर है, उसमें से किसी एक मॉर्गेजर का जो शेयर था, ये तो अड़ रहा था भाई 2 लाख रुपए मैं देने को तैयार हूँ, आपने मुझे 4 साल से इस मैटर में फंसा रखा है, मेरे को इस लेना देना नहीं है, मैं 2 लाख रुपए देने को तैयार हूँ और 10% मेरी प्रॉपर्टी छोड़ दो आप। तो इन्होंने कहा भाई आप इतने झगड़े में मत पड़ो, ऐसा करो ये 10% प्रॉपर्टी हमें ही बेच दो, हमें बेच दो आप, उसका जो पैसा होगा आप ले लेना, आप 2 लाख रुपए हमें पे कर दो। तो एक किस्सा खत्म। आपकी प्रॉपर्टी कितने की थी, 10%, वो कहता है साहब मेरी तो 5 लाख की प्रॉपर्टी है। तो ठीक है ये 5 लाख रुपए आप लो, अब ओनरशिप किसकी हुई, हमारी हुई। अब प्रॉपर्टी का मालिक कौन, मॉर्गेजी, यानी वो संपत्ति ही बेच रहा है, संपत्ति को एक्वायरी कौन कर रहा है, मॉर्गेजी। क्लियर हो रही है बात। पार्शियल रिडम्पशन कहाँ अलाउड है कहाँ नहीं, ऑनलाइन में बताइए, क्लियर हो रही है बात।
ऑनलाइन में सबको क्लियर है ये पॉइंट? अनुष्का, बूटा सिंह, ज्योति, निकिता, खुशी? यस मैम। चलिए अब आप लीजिए नोटबुक। इसमें कुछ चीजें मैं अब आपको नोट कराती चलती हूँ। इसमें सबसे पहले की पॉइंट करके जो जो खास बातें इस चैप्टर की हैं वो मैं आपको लिखवाती हूँ। मोचन का अधिकार एक अधिनियमित अधिकार है। मोचन का अधिकार एक अधिनियमित अधिकार है या विधिक अधिकार है। दिस इज अ स्टैच्यूरी राइट। दिस इज अ स्टैच्यूरी राइट। मीन्स इसका क्या होता है? संविधिक अधिकार का मतलब क्या होता है? देखिए, जब अपन कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस को नोट डाउन करते हैं, इट मींस टर्म्स एंड कंडीशंस इज आर इन आवर हैंड। वी कैन अकोमोडेट अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ। हमें किसी जैसे लिखते हैं ना कि पार्टीज के हाथ में है, कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं पार्टीज, विपरीत संविदा कर सकती हैं। ऐसी बातें अपने कॉन्ट्रैक्ट में कई जगह पढ़ी हैं। लेकिन यहां पर इन्होंने कहा कि कोई कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट करके पार्टीज रिडम्पशन के राइट को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि रिडम्पशन का राइट, मोचन का जो अधिकार है, ये आपको विधि ने दिया है। स्टैच्यूरी राइट मतलब लॉ दे रहा है आपको। तो लॉ जब हमें कोई अधिकार देता है तो उसको कोई छीन नहीं सकता। हमारा राइट है वोट कास्ट करने का, मैं मेरे से ये अधिकार कोई छीन सकता है? नहीं, इसे हमें कानून ने दिया है। तो स्टैच्यूरी राइट मतलब आपका जो रिडम्पशन का राइट है, पार्टीज इसको किसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए खत्म नहीं कर सकती। बंधक बनाए, बंधक विलेख, मॉर्गेज डीड बना के अगर वो इसको टर्मिनेट करना चाहे किस सिचुएशन में कि भैया फला तारीख तक आपने पैसा दिया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आपका ये राइट ही खत्म हो जाएगा, ऐसी बात अगर मॉर्गेज डीड में लिखी गई है तो वो मानी नहीं जाएगी, क्योंकि इस राइट को स्टैच्यूरी राइट कहा जाता है। जिसे विधि देती है उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसे इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ मॉर्गेज कहा जाता है। इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ मॉर्गेज, बंधक का अंतर्निहित तत्व। बंधक का अंतर्निहित तत्व मतलब मॉर्गेज की जब कॉन्ट्रैक्ट की अपन बात करेंगे, दिस इज इम्प्लाइड, इनहेरेंट है ये, नो नीड टू एक्सप्रेस। मतलब इसको अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती हमें, कुछ चीजें इम्प्लाइडली होती हैं। अपन ने मार्केट से कोई चीज खरीदी, कोई लैपटॉप खरीदा, कोई मोबाइल खरीदा, क्या कभी आपको किसी शॉपकीपर ने कहा है मैडम बेफिक्री से ले जाओ, आपके मोबाइल को कोई सीता गीता नहीं लेने वाली आपसे? कभी ना हमने पूछा, ना कभी उसने बताया। हमारे खरीदने का मतलब ही ये हुआ कि भैया ओनरशिप हमारी है, अब अगेंस्ट द होल वर्ल्ड हमारे पास राइट इन रैम है। दिस इज इम्प्लाइड। और हम ये भी मान के चलते हैं कि बेचने वाले का बेचने का अधिकार भी है, ये मान के अपन खरीद रहे हैं और हम खरीद रहे हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो दिस इज इम्प्लाइड, बोलना नहीं पड़ता। वैसे ही मॉर्गेज के कॉन्ट्रैक्ट में ये इनहेरेंट एलिमेंट मौजूद ही होता है, ये तत्व की यहाँ पे ये राइट मिलेगा ही मिलेगा। हम्म, ये बनाना नहीं पड़ेगा या छीनना नहीं पड़ेगा, अवेलेबल है। इसे इम्प्लाइड राइट भी माना जाता है। इम्प्लाइड राइट ऑफ रिडम्पशन, मोचन का विवक्षित अधिकार, मतलब दिस इज इम्प्लाइड, विवक्षित है, उसे अभिव्यक्त करने की आपको आवश्यकता किसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नहीं है। अब एक शब्द लिखिए, इक्विटी ऑफ रिडम्पशन। हिंदी में कहते हैं इसको साम्य का अधिकार। साम्य का अधिकार, साम्य का अधिकार, इक्विटी ऑफ रिडम्पशन, ये क्या है? कई बार इसको लेके क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसे एक्सप्लेन कीजिए, इक्विटी ऑफ रिडम्पशन क्या है। तो देखिए, जो आप रिडम्पशन का राइट पढ़ रहे हैं, मोचन का अधिकार सेक्शन 60 में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लॉ में इसे ही इक्विटी ऑफ रिडम्पशन कहा जाता है, साम्य का अधिकार कहा जाता है। हुआ क्या था इनिशियल स्टेज पे, आप जानते हैं कि हमारे जितने भी लॉज हैं उनका ओरिजिन या बेस कॉमन लॉ रहा है, इंग्लैंड के कॉमन लॉ से इसका ओरिजिन हुआ है। तो इनिशियल स्टेज पे इंग्लिश लॉ में इसकी काफी सारी हिस्ट्री भी थी इस टॉपिक की, लेकिन मैंने उसको स्किप किया
क्योंकि मुझे लगा आपके लिए शायद ये बहुत डिटेल्ड ना हो जाए। तो उसमें क्या था कि अपने जो कोर्ट्स हैं वो दो प्रकार के होते थे इंग्लिश लॉ में, है ना। एक जो होते थे कोर्ट ऑफ वार्ड्स, जो सामान्य अदालतें जो काम करती हैं, और उन अदालतों में, उन कोर्ट्स में जो जस्टिस होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, जो लीगल प्रोविजंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन कहीं अगर लॉ में कहीं कोई वैक्यूम हो जाता था, कहीं कोई प्रावधान हमें मिलता ही नहीं था कि भाई ये तो ऐसा प्रावधान नहीं है, अब हम न्याय कैसे करें इस व्यक्ति के साथ, ऐसी भी कई चीजें आ जाती थी जिनमें से एक मॉर्गेज भी टॉपिक हुआ करता था। तो उस सिचुएशन को डील विद करने के लिए इक्विटी कोर्ट्स बनाए गए थे। इंग्लैंड में कौन से कोर्ट बनाए गए थे? इक्विटी कोर्ट्स, साम्य न्यायालय कहा जाता था उन्हें। तो जब भी कोई इस तरीके की सिचुएशंस आती थी कि मॉर्गेजी जनरली प्रॉपर्टी को अपना हथियाना चाहता था, छोड़ना नहीं चाहता था लोन देने के बाद, मनी लेंडर, तो मॉर्गेजर कहता था कि भैया मैं पैसा देने को तैयार हूं, मेरी प्रॉपर्टी छोड़ो, मैं 2 महीने डिले हो गया हूं लेकिन मैं भुगतान करने को तैयार हूं। उधर क्रेडिटर कहता था नहीं साहब ये 2 महीने डिले हुआ है, इसको राइट नहीं मिलेगा ये। इन झगड़ों का निपटारा इक्विटी कोर्ट्स में होता था, साम्य न्यायालयों में होता था, जहां ये कहा जाता था कि भले ये डिले हुआ हो मॉर्गेजर, लेकिन मॉर्गेजर का राइट रिडम्पशन का रहेगा। ये स्टैचुरी राइट है जो अपन सेक्शन 60 में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। दिस कैन नॉट बी वॉयलेटेड, इसे पार्टीज छीन नहीं सकती, ये मिलेगा, चाहे डिले भी हो जाता है मॉर्गेजर को ये अधिकार मिलेगा। तो ये सेक्शन 60 का पूरा कंसेप्ट, जिसे इंग्लिश लॉ में इक्विटी ऑफ रिडम्पशन नाम से जाना जाता है। लेटर ऑन तो इंग्लैंड में भी इक्विटी कोर्ट्स खत्म हो गए थे, और इक्विटी कोर्ट्स की जितनी भी चीजें थी आपकी वहां के सामान्य अदालतों में ही डील विद की जाने लगी। अपने इंडिया में स्टार्टिंग से ही इक्विटी कोर्ट्स का जो कंसेप्ट था वो कॉमन कोर्ट्स में ही एप्लीकेबल किया जाता था, अलग से कोई अदालतें नहीं बनाई गई थी। हमारे यहाँ पर जब आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो प्रोविजंस बताए गए हैं वो सारे इक्विटी कोर्ट्स वाले ही बेस थे। मतलब जहां जस्टिस ऊपर रखा जा रहा है, लीगल प्रोविजन नहीं भी है लेकिन जस्टिस देना है पार्टी को, तो व्हाट वी हैव टू डू, तो वो जिसे अपन कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सुना होगा आपने, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, तो उस रूप में जो है स्टार्ट हुआ था। तो उनके लिए यहाँ हमारे शुरुआत से अलग से इक्विटी कोर्ट्स नहीं थी, साम्य अदालतें यहाँ नहीं थी, हमारे यहाँ जो सामान्य कोर्ट्स हैं उन्हीं के अंदर ही शुरुआत से हम इन प्रिंसिपल्स को लागू करते आ रहे हैं। अब इंग्लैंड में भी ये सिस्टम नहीं है, तो इक्विटी कोर्ट्स की वजह से यहाँ लागू करने की वजह से इसे इक्विटी ऑफ रिडम्पशन कहा गया। बाकी है वही सेम प्रिंसिपल जो आपने सेक्शन 60 में पढ़ा कि रिडम्पशन के राइट को छीना नहीं जा सकेगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए टॉपिक, तो सेक्शन 60 इंग्लिश लॉ, इंडियन लॉ, डिटेल बता सकते हैं। अब आप लिखिए मोड ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द राइट ऑफ रिडम्पशन, मोड फॉर एक्सरसाइजिंग ऑफ द राइट ऑफ रिडम्पशन, मोचन के अधिकार के प्रयोग का तरीका, मोचन के अधिकार का प्रयोग का तरीका। नंबर 1 लिखिए बाय पेमेंट और टेंडर ऑफ मॉर्गेज डेट। बंधक धन के भुगतान या निविदा द्वारा, बाय पेमेंट और टेंडर ऑफ मॉर्गेज डेट। नंबर 2 लिखिए बाय डिपॉजिटिंग मॉर्गेज डेट, बाय डिपॉजिटिंग मॉर्गेज डेट इन द कोर्ट, बंधक धन का बंधक धन को न्यायालय में जमा करवाकर। तीसरा लिखिए बाय फाइलिंग अ सूट फॉर रिडम्पशन, मोचन के वाद द्वारा। देखिए 3 बातें हैं, इस अधिकार का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इस राइट का यूज कौन करेगा? मॉर्गेजर करेगा। कैसे करेगा? नंबर 1 पेमेंट करके। मॉर्गेजर किसको पे करेगा? मॉर्गेजी को पे करेगा। या फिर किसको करेगा? उसके ऑथोराइज एजेंट को करेगा, जिसको भी वो बताए कि भैया पैसा किसको देना है, या तो मैं आपको पैसा दे देता हूँ, या पैसा देने का ऑफर रख रहा है। टेंडर भी समझ लिया आपने,
या तो पेमेंट कर रहा है या पेमेंट का ऑफर रख रहा है। किसको रख रहा है? मॉर्गेजी को रखेगा या उसके ऑथोराइज्ड एजेंट को रखेगा। अगर यहाँ पे हम एजेंट की बात करें तो पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर और दूसरे पार्टनर्स के बीच में जो राइट रिलेशन होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट का ही होता है। तो वहां किसी एक पार्टनर को भी अगर पेमेंट किया गया है तो उसका मतलब ये माना जाएगा बाकी दूसरे मॉर्गेजी पार्टनर्स को हो गया। मतलब किसी आपने भागीदारी फर्म से क्या किया है? लोन लिया है और सिक्योरिटी के रूप में प्रॉपर्टी दी है, तो आपके मॉर्गेजी कौन है? पार्टनरशिप फर्म है। तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है। आपने अगर उसे कोई सिक्योरिटी के रूप में दी है प्रॉपर्टी, तो उस सिचुएशन में पेमेंट किसे करोगे? एक पार्टनर को भी करोगे तो चल जाएगा। ऐसे ही जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर जो कर्ता होता है, फैमिली का हेड होता है, वो बाकी सबके लिए अभिकर्ता के रूप में, एजेंट के रूप में काम करता है। तो उस हेड ऑफ द फैमिली को यानी कर्ता को अगर आपने पेमेंट किया है या उसका टेंडर किया है, तो वो भी ये माना जाएगा कि जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर ही इज द ऑथोराइज्ड पर्सन जिसको कि आप पेमेंट कर रहे हो, तो वैलिड है, नो इश्यूज। लेकिन अगर मॉर्गेजी एक से ज्यादा हैं, जॉइंट मॉर्गेजी हैं, सपोज 4 मॉर्गेजी हैं जिनसे हमने पैसा लिया था, तो अब हमें पैसा किसको देना है? किसी एक को नहीं, उन चारों को जॉइंटली देना है। आ रही है बात समझ में? 4 मॉर्गेजी हैं, मेरे को मैं एक व्यक्ति हूं इस तरफ मॉर्गेजर, मुझे पैसा चुकाना था। अब आप 4 लोग हैं सामने अभी जो ऑफलाइन में बैठे हैं, तो इन 4 लोगों को मुझे क्या करना है? मॉर्गेजीज को पेमेंट करना है। तो मैंने क्या किया? एक प्रियंका जी आई और मैंने इनको ही सारा पैसा दे दिया। जॉइंट मॉर्गेजी थे, उसमें से एक मॉर्गेजी को पेमेंट कर दिया, नहीं चलेगा। या तो बताना पड़ेगा, ऑथोराइज करना पड़ेगा बाकी मॉर्गेजीज को, क्योंकि ये जॉइंटली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक से ज्यादा मॉर्गेजी थे। तो जब मॉर्गेजर भुगतान करेगा तो किसी एक को नहीं कर सकता, उसे बाकी सबकी या तो परमिशन ले लो कि भैया मैं आपका, आप सबसे मिला के मैंने 40 लाख लिए थे, आप लोग आपस में 10-10 लाख बांट लेना, मैं तो एक प्रियंका जी को दे देती हूँ। इसमें कंसेंट होनी चाहिए बाकी सबकी, बाकी मॉर्गेजीज का कंसेंट नहीं है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। ये कौन सी सिचुएशन देख रहे हैं अपन? अगर जॉइंट मॉर्गेजी हैं, संयुक्त बंधक ग्रहीता हैं। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ऑनलाइन में भी क्लियर है सबको? यस मैम। दूसरा क्या हो रहा है? डिपॉजिट ऑफ मॉर्गेज मनी इन द कोर्ट। अब क्या हो रहा है? मैं मॉर्गेजर हूं, मुझे पैसा जमा कराना है, मैंने आपको कहा कि भैया पेमेंट ले लीजिए, आपने कहा ये 1 महीना डिले हो गई है, अब तो प्रॉपर्टी हथियाने का एक रास्ता है, पेमेंट लो ही मत, तो ये डिफॉल्टर हो जाएंगे। जैसे मकान के किराए वाले मामले में आपने कई बार ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि मकान मालिक किराए को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि भाई ये डिफॉल्टर शो करना चाहता हूं मैं कि ये पेमेंट नहीं कर रहा रेंट का, ताकि मैं इसको क्या कर सकूं? इविक्ट कर सकूं। तो वो खुद एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, अपन भेज रहे हैं पैसा वापस आ रहा है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? बाय कोर्ट हम इस पैसे को डिपॉजिट करा सकते हैं। इसके जो प्रोसीजर से रिलेटेड प्रोविजंस आप सेक्शन 83 में भी पढ़ेंगे। सेक्शन 83 ऑफ टीपी एक्ट में भी आप कुछ प्रोविजंस ऐसे पढ़ेंगे कि अब अगर पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया है मॉर्गेजर और मॉर्गेजी में, तो पेमेंट किसको किया जाए? क्योंकि मॉर्गेजी यहाँ पे इसको डिफॉल्टर बना के मॉर्गेजर को रिडम्पशन का राइट नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मॉर्गेजर इस पैसे को कोर्ट में जमा करवा सकता है। और कोर्ट क्या करेगा? मॉर्गेजी को सूचित करेगा, भैया आपका जो लोन का पैसा था मॉर्गेजर ने कोर्ट में जमा करा दिया है, आप आके कलेक्ट करो और इसकी प्रॉपर्टी छोड़ो। सीधा सीधा तरीका हो जाएगा, है ना? तीसरा क्या है? बाय फाइलिंग अ सूट फॉर रिडम्पशन। रिडम्पशन यानी मोचन का वाद। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये जो सूट फाइल करने की बात है, ये पहले 2 पॉइंट पहले क्लियर करो उसके बाद आओ तीसरे पे, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टली वो रिडम्पशन का सूट फाइल करना चाहे अगर मॉर्गेजर, तो कर सकता है। मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी को छुड़वाने का अगर वाद लाना चाहता है तो वो ला सकता है। कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने से लेके ये टाइम पीरियड होता है 30 ईयर्स, 30 साल तक ये सूट लाया जा सकता है, ये वाद लाया जा सकता है। और इसके बारे में सेक्शन है 60A, लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 60A। कितना टाइम बता रहा है? 30 साल कि हम रिडम्पशन का सूट फाइल कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके कौन से हो गए?
जिससे आप इस अधिकार को यूज कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। एक केस लिखते हैं अपन यहाँ पे। ये लिमिटेशन पीरियड वाला जो मैंने आपको बताया, ये एक्चुअली कई बार मेंस में भी चीजें आ जाती हैं, तो आपके पास ये कंटेंट हो जाए लिखने के लिए। तो ये है इब्राहिम दोसा जी। इब्राहिम, डोसा में तो ड डपली आती है, ये द है दवात वाला, दोसा। इब्राहिम दोसा जी वर्सेस इब्राहिम नूर भाई। इब्राहिम नूर भाई 1999, 1999। अब देखिए अगला टॉपिक, अगर हम बात करें कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट ऑफ राइट ऑफ रिडम्पशन, मोचन के अधिकार का परिणाम, या मोचन के परिणाम स्वरूप बंधककर्ता के अधिकार। किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है भाई राइट्स बताइए क्या क्या है, तो क्या क्या राइट्स बता सकते हैं अपन। कोई कोशिश कीजिए यहाँ इस सवाल का जवाब देने की। मेरा सवाल है कि ये जो राइट ऑफ रिडम्पशन है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस में व्हाट आर द राइट्स ऑफ मॉर्गेजर। मॉर्गेजर बंधककर्ता के अधिकार क्या क्या है, ये धारा उसे कौन से अधिकार देती है। प्रोसीजर नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट्स, उसके क्या अधिकार हैं, रिडम्पशन का मतलब उसे क्या मिलेगा। हम्म, हित वापस मिल जाएगा, और क्या क्या मिलेगा। कब्जा वापस मिल जाएगा, और क्या क्या मिलेगा। पढ़ा था ना अभी, ये देखो ये चार चीजें, ये चार इसके अधिकार अभी अभी पढ़े अपन ने। क्या क्या मिलेगा उसको, उसको कहेंगे मॉर्गेज डीड वापस दे दो, क्योंकि उसका भी कहीं मिसयूज होगा। डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपके पास है तो वो दे दो, कब्जा आपके पास है तो वो दे दो, अभी स्वीकृति एक्नॉलेजमेंट रिटन में दे दो, रजिस्टर करवा के भी दे दो कि अब आपका कोई अधिकार नहीं रह गया, सारे अधिकार ट्रांसफर हो गए। क्लियर, दीज आर द राइट्स। इसको आपको पॉइंट में लिखना है सारा। नोट करवाऊं क्या मैं, यहाँ कर लेंगे, लिखो चलो। बंधक विलेख एवं बंधक विलेख एवं संपत्ति हक विलेख एवं संपत्ति हक विलेख का परिदान, डिलीवरी ऑफ मॉर्गेज डीड, और टाइटल डीड। दूसरा, बंधक संपत्ति का कब्जा वापस प्राप्त करने का, अधिकार, रीस्टोरेशन ऑफ possession, एंड थर्ड, रीट्रांसफर और एक्नॉलेजमेंट, पुनः हस्तांतरण या अभिस्वीकृति, या अभिस्वीकृति। तो ये हो गए इसके अधिकार। अगर इसके कर्तव्यों पे बात आए, ड्यूटी पे बात आए, तो क्या आएगा, जब पेमेंट ड्यू हो जाता है तब ये भुगतान करके या उसका टेंडर करके, प्रस्ताव करके, कब, सही समय और सही जगह पर, बिना किसी नई शर्त के जोड़े, वो अपने जब ड्यूटीज को पूरी करेगा तब उसे अधिकार मिलेगा। ऐसे नहीं कि उसने पेमेंट तो किया नहीं है और फिर कह रहा है कि मुझे प्रॉपर्टी वापस दे दो, तब राइट नहीं मिलेंगे। ड्यूटी भी ध्यान रख लो साथ में ना। फिर आता है एक्सटिंक्शन ऑफ द राइट ऑफ रिडम्पशन। मोचन के अधिकार की समाप्ति, पहला लिखिए, बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज, पक्षकारों के कार्य द्वारा, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। नंबर टू लिखिए, बाय डिक्री ऑफ द कोर्ट, न्यायालय की डिक्री द्वारा,
तीसरा लिखिए बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, विधिक प्रक्रिया द्वारा। देखो हम क्या देख रहे हैं, ये अधिकार समाप्त कैसे होता है। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, क्या ये अधिकार समाप्त होता है? ये स्टैच्यूटरी राइट है, ये मॉर्गेज डीड में पार्टीज अपने एक्ट के द्वारा समाप्त नहीं कर सकती। लेकिन इसमें फिर भी कुछ लिखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ग्राउंड है कि ये राइट को पार्टीज भी समाप्त कर सकती हैं। देखिए, एक होता है मॉर्गेज डीड, है ना। हमने ये मॉर्गेज डीड क्या है, बनाया। इसमें क्या हुआ, ए और बी इन दोनों लोगों ने मॉर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट किया है, और उसमें उन्होंने लिखा है भाई 1 साल के लिए लोन ले रहे हैं, उसके बदले ये हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, इतना हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और हम वापस फला तारीख को कर देंगे, ठीक है। मॉर्गेज डीड, इसमें अगर ये लिखते हैं कि आपने कहा है कि 15 मार्च को आपको पे करना है, 15 मार्च जो डेट है 1 साल बाद, आपने अगर पे नहीं किया तो आपका राइट ऑफ रिडम्पशन एक्सटिंग्विश हो जाएगा। अगर इसी मॉर्गेज डीड यानी बंधक विलेख में, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं, अगर किसी मॉर्गेज डीड यानी बंधक विलेख में ही ऐसी बात लिखी जाती है कि एक पार्टी का राइट जो है, यानी मॉर्गेजर का जो राइट है रिडम्पशन का, वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर कि वो किसी नियत तिथि पे पेमेंट नहीं कर पाता तो उसे ये अधिकार नहीं मिलेगा। 15 मार्च या 2 महीने जो भी उसे तारीख दी कि भैया इस तारीख तक पैसा नहीं जमा कराओगे तो आपका ये राइट समाप्त हो जाएगा, ऐसी कोई बात अगर लिखी गई है तो वो नहीं मानी जाएगी, वो होगी वॉइड, वो शून्य होगी। इसे कहते हैं क्लॉग ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन पे क्लॉग मतलब बाधा लगा रहा है ना, निर्बंधन, रोक लगा रहा है। क्या लगा रहा है, आपको रिडम्पशन का राइट नहीं मिलेगा मिस्टर मॉर्गेजर अगर आपने मुझे 15 मार्च तक भुगतान नहीं किया। तो ये क्या कहला रहा है, क्लॉक कहला रहा है, एक बाधा कहला रही है रिडम्पशन पे। ये नॉट अलाउड, दिस इज वॉइड। बात आ रही है समझ में? सिंपल लैंग्वेज में कहें अपन कि पार्टीज किसी एक्ट के द्वारा किसी टर्म्स एंड कंडीशंस को मॉर्गेज डीड में लिख के क्या रिडम्पशन के राइट को समाप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते जी। और अगर ऐसा किया तो ये क्या कहलाएगा, रिडम्पशन पे क्लॉक कहलाएगा, क्लॉग ऑन रिडम्पशन। मोचन पर निर्बंधन कहलाएगा। पूछा जाए मोचन पे निर्बंधन क्या होता है, किसी तरीके से रिडम्पशन के यानी मोचन के अधिकार को पक्षकारों द्वारा बंधक विलेख में रोकना, ये नॉट अलाउड है, नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मॉर्गेज डीड से अलग एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है, सेपरेट, आफ्टर मॉर्गेज, हमने मॉर्गेज डीड बना ली, उसके बाद हमने अलग से एक प्रलेख बनाया, उस मॉर्गेज डीड में हमने कुछ नहीं लिखा, हमने अलग से एक डॉक्यूमेंट बनाया है। उस डॉक्यूमेंट में हमने ऐसा लिखा है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर भुगतान नहीं किया गया या कोई शर्त अगर पूरी नहीं हुई, कोई भी टर्म एंड कंडीशन उसमें लिखी कि आपका राइट ऑफ रिडम्पशन नहीं रहेगा, तो ये सेपरेट डॉक्यूमेंट के द्वारा किया जा सकता है, पार्टीज के द्वारा किया जा सकता है, ये वैलिड माना जाएगा। कब वैलिड माना जाएगा, अगर हमने सेपरेट बनाया, मॉर्गेज डीड का वो हिस्सा नहीं है तो। डेप्थ में जाके पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना है। जनरल प्रिंसिपल हमने समझ लिया, बैठा लिया, उसके आगे का एक स्टेप बताया है मैंने आपको। मॉर्गेज में रिडम्पशन का राइट स्टैच्यूटरी राइट है, पार्टीज अपने एक्ट से भी इसको समाप्त नहीं कर सकती। एक रास्ता है, जैसे कि आप जानते हैं लॉ में रास्ते दे दिए जाते हैं, तो क्या रास्ता दे दिया, उस मॉर्गेज डीड में नहीं लिखोगे, सेपरेट अगर आपने बनाया, कोई शर्त लिखी वो पूरी नहीं हुई, तो ये समाप्त किया जा सकेगा पार्टीज के एक्ट के द्वारा। तो भी डिपेंड करेगा, आगे फिर कोर्ट के हाथ में है कि वो उसे जस्टिफाई मानेगा तो देगा आगे, नहीं तो नहीं। क्लियर हुआ पहला पॉइंट। दूसरा क्या लिखा है, आपने लिखा है न्यायालय की डिक्री के द्वारा। देखिए, मॉर्गेजर का जो राइट होता है वो तो रिडम्पशन का राइट कहलाता है, मॉर्गेजी का राइट जो होता है वो कहलाता है फोरक्लोजर। फोरक्लोजर यानी पुरोबंध का अधिकार।
मतलब जैसे इधर से वो खींच रहा है मॉर्गेजर की मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दो, रिडम्पशन का राइट, मोचन का अधिकार, छोड़ो मेरी प्रॉपर्टी। इधर से मॉर्गेजी क्या कह रहा है, नहीं छोड़ूंगा। तो वो नहीं छोड़ूंगा, फोर क्लोजर, पूरो बंद। कौन कह रहा है नहीं छोड़ूंगा, मॉर्गेजी नहीं छोड़ना चाहता। वो क्या कहना चाहता है, उसको रोकना चाहता है, भैया स्टे अवे, क्योंकि तुमने डिफॉल्टर कर दिया है, तुम गलती पर हो, ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हारा राइट ऑफ रिडम्पशन तुम्हें नहीं मिलेगा। वो कह रहा है मेरा राइट ऑफ रिडम्पशन। तो फोर क्लोजर मतलब क्या, रिडम्पशन के राइट को रोकना। रिडम्पशन का राइट किसका, मॉर्गेजर का। तो मॉर्गेजर के रिडम्पशन के राइट का इस्तेमाल ना करने देना कौन सा अधिकार है, फोर क्लोजर यानी पुरोबंध का अधिकार किसको मिलेगा, मॉर्गेजी को मिलेगा। कैसे मिलेगा, कोर्ट के द्वारा। इसको कोर्ट ही जाना पड़ेगा, इसको न्यायालय जाना पड़ेगा कि भैया ये डिफॉल्टर हो गया है और कोर्ट के द्वारा मुझे ये राइट मिले फोरक्लोजर का, कि उसको अपने रिडम्पशन के राइट का इस्तेमाल करने से रोका जाए। और ये डिक्री किसके फेवर में मिल गई, मॉर्गेजी के फेवर में। अगर कोर्ट ने दे दी कि यस इसको ये राइट मिलना चाहिए, इस केस में जस्टिफाइड है कि मॉर्गेजर को यहाँ पे ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए, तो फोरक्लोजर की फाइनल डिक्री, ऐसे नहीं कि डिक्री उसने फाइल ही करी है, डिसीजन नहीं हुआ है, पेंडिंग है, तब नहीं, फाइनल डिक्री दे दी कोर्ट ने कि फोरक्लोजर की फाइनल डिक्री किसके फेवर में जाती है, मॉर्गेजी के फेवर में जाती है। नाउ मॉर्गेजर डोंट हैव एनी राइट ऑफ रिडम्पशन। तो इस तरह से ये अधिकार कौन सा समाप्त हो गया, रिडम्पशन का। क्लियर हो रही है बात, ऑनलाइन में सबको क्लियर हो रहा है पॉइंट। यस मैम। देखिए तीसरा पॉइंट आपने क्या लिखा है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कई बार क्या होता है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एक व्यक्ति के राइट दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, एक व्यक्ति के अधिकारों का विलयन दूसरे में हो जाता है, मे बी इनहेरिटेंस के द्वारा, उत्तराधिकार के द्वारा, या किसी अन्य वजह से। जब एक व्यक्ति के राइट्स का यानी मॉर्गेजर के राइट्स का यहाँ पे मर्जर हो गया है मॉर्गेजी के राइट में, विलयन हो गया है। और वो कैसे हो सकता है, इन जनरल जो पोजीशन नजर आती है, उत्तराधिकार नजर आती है, सक्सेशन नजर आती है। मॉर्गेजर ने जो प्रॉपर्टी मॉर्गेजी को दी थी, लेटर ऑन सक्सेशन में पता चला कि उस प्रॉपर्टी का मालिक अब कौन है, मॉर्गेजी है। तो विलयन हो गया ना। कैसे हो गया, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ही हो गया। तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ विधिक प्रक्रिया द्वारा अगर राइट्स का मर्जर हो जाता है इनहेरिटेंस के द्वारा, सक्सेशन के द्वारा, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, बाय लीगल प्रोसेस मॉर्गेजर का राइट ऑफ रिडम्पशन एक्सटिंग्विश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तीनों पॉइंट्स क्लियर, कैसे कैसे हुए, बाय एक्ट ऑफ पार्टी, बाय डिक्री ऑफ द कोर्ट एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब अलग से एक हेडिंग टाइटल लगा लीजिए, स्टार पॉइंट कुछ बना के, वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, एक बार बंधक हमेशा के लिए बंधक। ये मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको जो इस सेक्शन से रिलेटेड पूछा जा सकता है, मेंस में, प्री में आपसे पूछा जा सकता है, ये बात कहाँ बताई गई है, इस बात का मतलब क्या होता है। इस बात का मतलब होता है सेक्शन 60 राइट ऑफ रिडम्पशन। एक बार जो बंधक की गई है संपत्ति, वो किन्हीं किन्हीं भी वजहों से आपकी कन्वर्जन में ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगी, कि अपन ये कह लें कि आपका जो ट्रांजैक्शन है मॉर्गेज की बजाय अब ये कुछ और हो गया, ओनरशिप हो गई है। ऐसा नहीं होगा, मॉर्गेज मॉर्गेज ही रहेगा, है ना, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि मॉर्गेजर ने प्रॉपर्टी का तो इंटरेस्ट ट्रांसफर किया था, मालिक तो वही है, और आप कहो नहीं है मॉर्गेजर मालिक नहीं है, मॉर्गेजी मालिक है, ऐसा नहीं है। बंधक बंधक ही रहेगा, स्वामित्व नहीं बन जाएगा, ये कहना चाह रहा है ये। ठीक है। हालांकि जनरली जब स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं तो इसका दूसरा ही मतलब निकालते हैं, भाई एक बार बंध गया तो जिंदगी भर बंधा ही रहेगा। वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज का मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि फीचर नहीं बदलता, नेचर नहीं बदलता, आम आम ही रहेगा, वो हरा हो, ज्यादा पका हुआ हो, कम पका हुआ हो, फीचर या नेचर नहीं बदल रहा, उसकी प्रकृति नहीं बदल रही। बंधक बंधक ही रहेगा, उसकी प्रकृति नहीं बदल रही, यानी कि जो राइट ऑफ रिडेम्पशन मॉर्गेजर का है वो रहेगा। आपको इस क्वेश्चन के आने पे कौन सा सेक्शन समझाना है, सेक्शन 60। और अगर आपसे केस इंपॉर्टेंट पूछा जाए, नोक्स वर्सेस, NOKES, नोक्स वर्सेस राइस,
ये इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है इस पॉइंट पे। नोक्स वर्सेस राइस, RICE, राइस। अब हो सकता है इंग्लिश में कुछ बुक्स में अलग हो, देख लेना, कई जगह पे स्पेलिंग का कुछ चेंज हो सकता है। नोक्स वर्सेस राइस का इंपॉर्टेंट मामला है, जिसमें कहा गया, एक की नोट लिख लीजिए जो शब्द कहे गए, एंड नथिंग बट अ मॉर्गेज, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, एंड नथिंग बट अ मॉर्गेज, और कुछ नहीं परंतु केवल बंधक, और कुछ नहीं परंतु केवल बंधक। ये पूछा गया है पहले भी, और पूछा जा भी सकता है। इस बात को कौन से वाद में कहा गया? और कुछ नहीं केवल बंधक, ये किस मामले में कहा गया? इंपॉर्टेंट लीडिंग केस था नोक्स वर्सेस राइस का मामला। एक इंपॉर्टेंट केस और लिख सकते हैं, स्टैनली, स्टैनली वर्सेस वाइल्ड, स्टैनली, स्टैनली वर्सेस वाइल्ड। देखिए, स्पेलिंग का अलग बुक्स में कुछ अलग हो सकता है, वो आप टैली कर लीजिएगा। स्टैनली वर्सेस वाइल्ड भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है, जो है क्लॉग ऑन रिडम्पशन को लेके। क्लॉग ऑन रिडम्पशन जो मैंने आपको बताया, मोचन के अधिकार पर प्रतिरोध, अगर ये पॉइंट आता है तो इसको लेकर के भी आपको ये केस लॉ नोट कर लीजिए, काम का है। तो इसमें मुझे ये कुछ आपको चीजें बतानी थी बारीकियों वाली, कि यहाँ पे क्या क्या चीजों पे लेके क्वेश्चन आ सकते हैं प्री में, मेंस में। तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए, अपन ने इसको इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में लिया, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपसे पूछ लिया इक्विटी ऑन रिडम्पशन बताओ, और अपन बैठे हैं कि भैया हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, नाम ही नहीं आया, क्लॉग ऑन रिडम्पशन क्या होता है हमने ये पढ़ा ही नहीं। सारी किससे रिलेटेड है ये? सेक्शन 60, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। अब आते हैं अपन, बैरक लीजिए वापस, सेक्शन 60A क्या कहता है, देखिए। Obligation to transfer to third party instead of retransference to mortgager। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिचुएशन ये हो रही है कि मॉर्गेज, जब जब प्रॉपर्टी का रिडम्पशन होगा तो प्रॉपर्टी किसको देनी है? मॉर्गेजर को वापस देनी है। लेकिन मॉर्गेजर कह रहा है मुझे मत दो, आप ये प्रॉपर्टी फला सी नाम के व्यक्ति को दे दो। ये कौन सी सिचुएशन में कहता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, यहाँ ये ट्रांजेक्शन वाली कौन सी पार्टीज है? ए और बी। ए कौन है? मॉर्गेजर, बी मॉर्गेजी है। अब यहाँ पे मॉर्गेजी को क्या करना था? प्रॉपर्टी को वापस लौटाना था। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी को लौटाने का मतलब यहाँ पे क्लियर है ना? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। मॉर्गेज में क्या देते हैं अपन? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट करते हैं। वापस भी ये क्या देगा? हित का अंतरण करेगा। पोजेशन ओनरशिप की बात तो हो ही नहीं रही है। अब यहाँ पे जब रिडम्पशन की बात आई और इसने कहा वापस मुझे दे दो, जो अभी 60 में आपने पढ़ा कि इसको वापस देनी है सब चीजें, लेकिन मॉर्गेजर कह रहा है मुझे मत दो, ये सब कुछ आप किसको दे दो मेरी जगह पे? सी को दे दो। अब ये सी कौन है? ये कह रहा है भैया मैंने क्या किया, इससे ले लिया है लोन, आपका तो लोन मैं वापस चुका रहा हूं, आपसे जो मैंने 50 लाख ले रखे थे वो मैं वापस आपको दे रहा हूं। लेकिन मैं किससे लेके दे रहा हूँ? सी नाम के व्यक्ति से लेके दे रहा हूँ। हो सकता है सारा इससे ले रहा हूँ, हो सकता है कुछ अमाउंट इससे ले रहा हूँ, लेकिन जो आपको जो मैंने सिक्योरिटी दे रखी है ना, मॉर्गेज डीड जो आपके फेवर में है, जो आप मुझे वापस देने जा रहे हो, वो सारा किसको दे दो? ये कौन हो गया? एक तरीके से न्यू मॉर्गेजी, उसको दे दो आप, ऐसा करो। तो डायरेक्शन क्या दे रहा है मॉर्गेजर? मुझे ना देके आप इस व्यक्ति को रीट्रांसफर करो, या तो मुझे दो नहीं तो इसको दो, या मेरे अनुसार किसी व्यक्ति को दो। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि क्या होता है, ये सारी एक तरीके से कॉम्प्लेक्स वाली चीजें हो गई कि फिर वापस, अब मान लो इस ए को फिर लोन लेना है, तो फिर क्या करेगा? सिक्योरिटी अराइज करेगा, डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, सारी सारी चीजें वापस, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। उसके बदले क्या करेगा? इसने इधर ट्रांसफर करवा दिया, आगे ट्रांसफर होना होगा तो फॉर्मेलिटीज से बच गए हम, कि वापस वो टाइम टेकिंग हो गया ना, इधर से इसके पास जा रहा है, फिर वो पूरा नए सिरे से डॉक्यूमेंट्स बन रहा है,
फिर सी के पास आ रहा है, उसके बदले इसने कहा डायरेक्टली आप किसको दे दो वो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, सी को दे दो। प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी जो आपको दे रखी है, उससे रिलेटेड अधिकार जो आपको दे रखे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको दे रखे हैं, वो सारे आप किसको दे दीजिए, सी के फेवर में कर दीजिए। एक्नॉलेजमेंट भी जो आपने बनाई थी, वो एक्नॉलेजमेंट भी किसके फेवर में दे दो, इस व्यक्ति के। हमने जितना जितना मांगा था, है ना, इससे प्रीवियस वाले सेक्शन में जो भी रिडम्पशन में आप मांग रहे थे चीजें, वो सारी चीजें वो किसको देने को कह रहा है, किसी अन्य व्यक्ति को देने को कह रहा है। Where a mortgagor is entitled to redemption, जहां एक मॉर्गेजर इस बात के लिए अधिकारी हो जाता है कि उसे रिडम्पशन का राइट मिलेगा। आपको पता है कि वो एंटाइटल कब होगा, जब वो भुगतान करेगा। Then on the fulfillment of any conditions, जब वो शर्तों को पूरी कर लेगा, on the fulfillment of which he would be entitled, जिनके पूरा करने पे ही वो entitled होता, वो शर्तें सब वो जब पूरी कर लेगा, तो वो क्या अपेक्षा करेगा, टू रिक्वायर अ रीट्रांसफर, तो कहेगा कि आप ये पुनः अंतरित कर दीजिए। He may require the mortgagee, instead of retransferring the property, to assign the mortgage debt and transfer the mortgage property to such third person. वो या तो कहेगा मुझे रिट्रांसफर करो, या फिर अपनी जगह पे वो अपेक्षा करेगा, रिक्वायर करेगा मॉर्गेजी से कि आप किसी थर्ड पर्सन को ये दे दो। क्या दे दो, मॉर्गेज डेट, जो लोन है और उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, वो सारा आप किसको दे दो, थर्ड पार्टी को दे दो, जिसको कि मॉर्गेजर डायरेक्ट करे। एंड द मॉर्गेजी शेल बी बाउंड टू असाइन एंड ट्रांसफर अकॉर्डिंगली। अंडरलाइन करेंगे, बाउंड है वो, ऊपर भी पढ़ा ना आपने ऑब्लिगेशन। तो कौन सी चीज है जो बाध्य कर रही है, सेक्शन 60A। वो ये नहीं कह सकता कि नहीं साहब मैं तो आपको ही दूंगा, आप देख लो क्या करना है। वो बाउंड है इस बात के लिए कि वो उसके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग किसी थर्ड पार्टी को असाइन करेगा। दोनों चीजें असाइन होगी ना, लोन भी और उससे रिलेटेड सिक्योरिटी। The rights conferred by this section belong to and may be enforced by the mortgagor or by any encumbrancer. देखिए, इस सेक्शन में जो अधिकार दिया गया है, वो एनफोर्स कराया जा सकता है, लागू कराया जा सकता है, किसके द्वारा, मॉर्गेजर के द्वारा। एनफोर्स कराया जा सकता है का मतलब क्या हुआ, वो मॉर्गेजी को बाउंड कर सकता है कि आपको करना ही पड़ेगा। मैंने कहा है सी को देना है, मतलब देना है, इसको एनफोर्स करवा सकता है। और इसकी जगह कौन एनफोर्स करा सकता है, और बाय एनी एनकम्ब्रेंसर। एनकम्ब्रेंसर कौन होता है, जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट हो। आप लोग चार्ज पढ़ चुके हो, बाहर क्या होता है ना, सेक्शन 100 अपन ने पढ़ा था। तो वहां अपन ने चार्ज के बारे में जाना था, जब प्रॉपर्टी के साथ कोई ऑब्लिगेशन अटैच होती है। मॉर्गेज और चार्ज में भी डिफरेंस होता है, मैंने बेसिक बेसिक आउटलाइन आपको बताई हुई है पहले। तो उसे कहते हैं एनकम्ब्रेंसर, जिसके फेवर में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऑब्लिगेशन है, तो वो भी इसे एनफोर्स करा सकता है। नॉट विथ स्टैंडिंग एन इंटरमीडिएट एनकम्ब्रेंस, मतलब एक नहीं होता, एक से ज्यादा लोग मॉर्गेजी हो सकते हैं, एक से ज्यादा मॉर्गेजर हो सकते हैं, और एक से ज्यादा एनकम्ब्रेंसर हो सकते हैं। मतलब वो लोग जिनके फेवर में भार क्रिएट किया गया है। सबसे पहले मेरे फेवर में क्रिएट किया, फिर बी के फेवर में क्रिएट किया, फिर सी के फेवर में क्रिएट किया। अब प्रायोरिटी किसकी होगी, ए की, फिर बी की, फिर सी की। तो ये कह रहे हैं इट डजंट मैटर कि और लोग भी बीच में आ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो यहाँ पे एनकम्ब्रेंसर होगा प्रायोरिटी के अंदर, या मॉर्गेजर होगा, जिसका ये अधिकार होगा, जो एंटाइटल होगा उस प्रॉपर्टी को क्या करवाने का, विमोचन कराने का, छुड़वाने का, वही बाध्य कर सकता है, बाउंड कर सकता है मॉर्गेजी को कि आप क्या करो, थर्ड पार्टी के फेवर में दे दो। But the requisition of any encumbrancer shall prevail over a requisition of the mortgager. लेकिन ये कह रहा है कि जब हम प्रायोरिटी देखेंगे, तो सबसे पहले किसकी प्रायोरिटी आ रही है, एनकम्ब्रेंसर जो कहेगा वो प्रिवेल पहले करेगा, मॉर्गेजर से पहले। And as between encumbrances, the requisition of a prior encumbrancer shall prevail over that of a subsequent encumbrancer. मतलब जब दो लोगों के बीच अगर किसकी बात मानी जाए, है ना,
मान लो एक मॉर्गेजर कुछ कह रहा है और एनकम्ब्रेंसर कुछ कह रहा है, तो किसकी बात मानी जाएगी? तो ये कह रहा है इन दोनों में अगर झगड़ा हो तो किसकी बात मानोगे? जिसके पक्ष में भार क्रिएट किया गया है उसको पहले सुनेंगे, एनकम्ब्रेंसर। मॉर्गेजर की बाद में सुनेंगे। तो वो जो कह रहा है पहले मानेंगे। और एनकम्ब्रेंसर के रोल पे ही दो लोग हो, टीचर और स्टूडेंट, में किसकी बात सुनी जाएगी? टीचर की। टीचर टीचर ही हो दो जगह पे, तो किसकी सुनी जाएगी? जो सीनियर टीचर होगा। तो वैसे ही कह रहा है जो सीनियर हो, जिसका प्रायर पहले अधिकार है, एनकम्ब्रेंसर प्रॉपर्टी के ऊपर पहले जिसका भार है, वो जो कहेगा उस डायरेक्शन के अनुसार प्रॉपर्टी तीसरे व्यक्ति को जाएगी। क्लियर? ये थोड़ा प्रायोरिटीज के बारे में बताया हुआ है। ये आपको हो सकता है नहीं भी समझ में आया हो एनकम्ब्रेंसर वाला टॉपिक, लेकिन ये डिटेल में चार्ज के टॉपिक के टाइम पे चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो आप चाहो तो स्टार बना लो, यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट लिख लो, ताकि जब हम इंटरलिंकिंग करके चीजों को पढ़ेंगे आगे तो आपको ये क्लियर हो जाए और ज्यादा। फिर इसने एक्सेप्शन और बताया, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन डू नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अ मॉर्गेजी हु इज और हैज बीन इन पोजेशन। ये सेक्शन में कौन बाउंड नहीं होता? कौन सा मॉर्गेजी बाउंड नहीं होता? आपने कहा मॉर्गेजी बाउंड होगा, मॉर्गेजी को थर्ड पार्टी को देना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर, लेकिन कौन से मॉर्गेजी के पे नहीं है? जिसके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन आपने दे दिया है, या तो उसके पास है या रहा है, तो इस सिचुएशन में वो इसका एक्सेप्शन हो जाएगा, उसके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी वो बाध्य नहीं होगा मॉर्गेजर की बात सुनने के लिए कि उसे थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना है। क्लियर हुआ? अब देखिए सेक्शन 60B क्या कहता है, राइट टू इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अधिकार है कि डॉक्यूमेंट्स का प्रोडक्शन करवा सकता है और उनका इंस्पेक्शन भी मॉर्गेजर कर सकता है। एक्चुअली मॉर्गेजर ने क्या किया था, अपने डॉक्यूमेंट्स को किसको दे दिया? मॉर्गेजी को दे दिया। अब जरूरत है मॉर्गेजर को फला फला और उसे कोई काम करना है, प्रॉपर्टी का सेल करना है, बायर को दिखाना है, किसी एजेंट को दिखाना है, बैंक को दिखाना है। अब उसको पेपर चाहिए, जो पेपर्स किसके पास है? उसके खुद के पेपर मॉर्गेजी के पास है। तो मॉर्गेजी से कहेगा कि भैया वो डॉक्यूमेंट्स ले आओ आप, मैं उसे देखना चाहता हूँ, आपने सुरक्षित भी रखे हैं कि नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना चाहता हूँ, या मुझे काम है इसलिए देखना चाहता हूँ, तो वो मंगवा सकता है। A mortgagor, as long as his right of redemption subsist, जब तक मॉर्गेजर का राइट है रिडम्पशन का, वो एंटाइटल होगा, shall be entitled at all reasonable times at his request and at his own cost, खुद के खर्चे पर जब वो चाहता है, रीजनेबल टाइम में आवेदन देने पर और खर्चा देने पर, एंड ऑन पेमेंट ऑफ मॉर्गेजेस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस इन दिस बिहाफ, to inspect and make copies or abstract of or extracts from documents of title relating to the mortgage property which are in the custody or power of the mortgagee। mortgagee की custody में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखने का अधिकार, उनका सार यानी सबस्टेंट एक्सट्रैक्ट लेने का अधिकार किसको मिलेगा? मॉर्गेजर को मिलेगा, लेकिन इसका खर्चा मॉर्गेजर को देना पड़ेगा। हिंदी में भी पढ़ लीजिए, लैंग्वेज में अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही हो। क्लियर? देखिए अब क्या कहता है, 61 कहता है राइट टू रिडीम सेपरेटली और साइमल्टेनियसली। जहां पर मॉर्गेजर ने अपनी एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज मॉर्गेज पर रखी हैं। मेरी दो प्रॉपर्टी है एक्स और वाई, मैंने पहले एक्स नाम की प्रॉपर्टी आपके पास मॉर्गेज रख दी और उसके बदले लोन ले लिया, फिर कुछ दिन बाद मैंने वाई नाम की प्रॉपर्टी भी आपके पास रख दी और मॉर्गेज कर दिया। ये दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट थे। अब मुझे अपनी एक प्रॉपर्टी छुड़वानी है जिसका पैसा इकट्ठा मेरे पास हो गया, मैंने 10 लाख रुपए लिए थे और एक्स प्रॉपर्टी दी थी, अब मेरे 10 लाख इकट्ठे हो गए, इंटरेस्ट भी इकट्ठा हो गया, मैं आपको दे रही हूँ और मैं कह रही हूँ मेरी एक्स प्रॉपर्टी छोड़ दो। तो क्या आप ये कहेंगे भैया इसी की क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टी का पैसा नहीं आया है तो नहीं देंगे हम प्रॉपर्टी? क्या ऐसा कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी अलग अलग है। पार्टली ही इसको इसको पार्टली तो नहीं कहेंगे, एक डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है, दो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हो। तो ये कह रहा है अ मॉर्गेजर हु हैज एग्जीक्यूटेड टू और मोर मॉर्गेजेस
एक ऐसा मॉर्गेजर जिसने 2 या 2 से ज्यादा मॉर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट किया है इन फेवर ऑफ द सेम मॉर्गेजी एक ही है। शल इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी, ये अंडरलाइन करने वाली बात है। विपरीत संविदा नहीं होने पर, when the principal money of any two or more of the mortgages has become due, जब 2 या 2 से ज्यादा मॉर्गेज मनी का अमाउंट ड्यू हो गया हो, प्रिंसिपल मनी, तो बी एंटाइटल टू रिडीम एनी वन सच मॉर्गेज सेपरेटली, तो रिडीम करवाने का अधिकार सेपरेटली भी रखता है। और एनी टू और मोर ऑफ सच मॉर्गेजेस टुगेदर, या दोनों को साथ साथ भी करवा सकता है। एक के 20 लिए थे, एक के 10 लिए थे, दोनों का पैसा दे दिया और दोनों प्रॉपर्टीज छुड़वा ली, तो साइमल्टेनियसली भी छुड़वा सकता है। और क्या कर सकता है, अलग अलग भी करवा सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन इस बात का मतलब समझ लीजिए, इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने कहा सेपरेट करा सकते हो, लेकिन अगर मॉर्गेजी ने कहा सेपरेट सेपरेट नहीं करवाओगे, दोनों का पैसा एक साथ दोगे तब मैं दोनों प्रॉपर्टी छोड़ूंगा, ऐसे नहीं कि एक की दे दिया आपने, जैसे कि जनरल रूल कहता है। ऐसा विपरीत संविदा पक्षकारों ने कर लिया, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी ने, तो फिर वो सेपरेट रिडम्पशन नहीं करवा सकेगा। मैं आपको कह रही थी ना, सेक्शन 60 में थोड़ी ये बात लिखी थी कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट वाली, ये कहाँ लिखी है 61 में। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा किया जा सकेगा कि पार्टीज अपनी मर्जी से चीजें तय कर सके। 62, 63 और 63A, इनका मैं एसेंस बताती हूँ आपको। डायरेक्ट का लैंग्वेज आप घर से पढ़िएगा, इसका सार बताती हूँ आपको। देखिए, ये कह रहा है राइट ऑफ यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेजर टू रिकवर पोजेशन। यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज कौन सा मॉर्गेज होता है, जहां पे मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन भी दे देता है मॉर्गेजी को, और मॉर्गेजी को ये कहता है कि भाई आप या तो जो इस प्रॉपर्टी से मिलने वाला रेंट और प्रॉफिट है उससे आप अपना लोन का अमाउंट कंप्लीट करिए, और जब ये कंप्लीट हो जाए तब मुझे आप क्या कीजिए, रिवर्ट कर दीजिएगा। ये पार्टली भी हो सकता है, कंप्लीट अमाउंट भी लेने को वो कह सकता है। तो जब यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज में अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द मॉर्गेज प्रिंसिपल मनी पे कर दिया जाता है, प्रॉपर्टी में से रेंट में से वो मिल जाता है पैसा, तो इस सिचुएशन में मॉर्गेजर क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने का राइट रखता है। अपना जो 10 लाख का लोन था वो पूरा हो गया, क्योंकि उसके पास 5 साल से प्रॉपर्टी थी, उसे 10 लाख रुपए मिल गए मॉर्गेजी को, प्रिंसिपल मनी भी मिल गया, ब्याज भी मिल गया। अब मॉर्गेजर क्या कहेगा, लाओ भैया मुझे मेरी संपत्ति वापस दे दो। तो रिडम्पशन ऑफ यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ये आप पढ़ लेना, सिंपल सा है। 63 कहता है एक्सेशन टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी। मॉर्गेज प्रॉपर्टी के अंदर बंधक की संपत्ति में अगर कोई अभिवृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, उसके बारे में प्रोविजंस। तो ये ज्यादातर इन्होंने इस सेक्शन में बात की है, जो नेचुरल वे से अगर कहीं एक्सेशन हुआ है प्रॉपर्टी में, मतलब प्रॉपर्टी में जमीन की सीमा क्षेत्र बढ़ गया, या तो गवर्नमेंट ने ही बढ़ा दिया। मॉर्गेजर की मेरी जमीन थी, मेरी जमीन सपोज 120 गज थी, 100 गज थी, मैंने आपको दी। अब वो गवर्नमेंट के किसी प्लान की वजह से वो अब 120 गज हो गई, तो वो 20 गज कौन लेगा, मॉर्गेजर ही तो लेगा। एक्सेशन किसकी वजह से हुआ है, गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, राइट मॉर्गेजर का है, ओनर मॉर्गेजर है। तो एक्सेशन यानी बढ़ोतरी किसी कानून के द्वारा हो गई, या जैसे प्राकृतिक चीजें होती हैं, नेचुरल चीजें, जैसे बाढ़ आ गई, अब वो एरिया जो था वो बढ़ गया, बाय मिस्टेक पहले कम लगाया था अब ज्यादा है, तो वो सारा जो भी एक्सेशन हुआ है, अभिवृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, वो सारा हकदार कौन होता है, मॉर्गेजर होता है। प्लस इस सेक्शन में इन्होंने ये भी बताया है कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई एक्सेशन यानी बढ़ोतरी किसने की है, मॉर्गेजी ने की है, उस प्रॉपर्टी को सिक्योर रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, सपोज उसकी बाउंड्री बनवाना जरूरी था, वो खर्चा किसने किया, मॉर्गेजी ने किया, और लेकिन जरूरी था प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए। तो ये एक्सेशन वो अब वो तोड़ के थोड़ी देगा बाउंड्री, वो कहेगा ले जा भैया बाउंड्री समय तब तू तेरी प्रॉपर्टी, लेकिन वो जो खर्चा किया वो कौन देगा, मॉर्गेजर देगा, क्योंकि दिस वाज नेसेसरी एक्सपेंसेस, जो कि मॉर्गेजर को भी करना ही पड़ता।
63A के अंदर भी बढ़ोतरी की बात की गई है, इंप्रूवमेंट्स की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे बढ़ोतरी नेचुरल चीजों की वजह से नहीं है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट कर रहा है, प्रॉपर्टी में सुधार कर रहा है। जैसे सपोज ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, वो फर्स्ट बना रहा है, फर्स्ट बना हुआ है, उसने सेकंड फ्लोर बना ली है, उस तरीके के इंप्रूवमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। अगर ये विद कंसेंट हो रहे हैं तब तो इस सिचुएशन में यहाँ पे सारा का सारा जो लाइबिलिटी है वो किसकी है? मॉर्गेजर की है। मॉर्गेजर ने ही कहा कि हाँ भैया तुम इसमें एक फ्लोर और बना लेना। अब जब देना है प्रॉपर्टी वापस तो वो फ्लोर अपने पास तो रख नहीं सकता, मॉर्गेजी देनी पड़ेगी प्रॉपर्टी। उसका पैसा कौन देगा? मॉर्गेजर देगा, क्योंकि मॉर्गेजर से पूछ के वहां पे मॉर्गेजी ने एक फ्लोर और खड़ा किया था। लेकिन अगर मॉर्गेजर ने कोई कंसेंट नहीं दी और आवश्यकता भी नहीं थी, नेसेसरी एक्सपेंसेस भी नहीं थे, फिर भी मॉर्गेजी ने कुछ एडिशनल खर्चा कर लिया। अब वो एडिशनल खर्चा ऐसा है जिसको कि या तो वो चीज जो आपने इंप्रूवमेंट जो प्रॉपर्टी में किया ऐसा है जिसे अपन सेपरेट करके ले जा सकते हैं। आपने एसी लगा दिए या कोई ऐसी एक्सेसरी लगा दी जिसे हम सेपरेट कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी में से, तो हटा लो आप। अपन किराए के मकान में जाते हैं, अपने हिसाब से उसमें एक्सेसरीज लगा लेते हैं। जो जो हटाने की चीजें थी अपन ने हटा ली, सेपरेट कर दी। लेकिन जो उसमें फिक्स ही अपन ने करा दी, उसको कहाँ से निकालेंगे अपन? और उसका खर्चा क्या ले सकते हैं क्या? अब हमने किराए का मकान एक और इधर लिया था पटेल मार्ग में, उसमें जो एंट्री वाला जो एरिया था उसको पूरा मेरे ब्रदर को समझ में नहीं आया, वो गाड़ी वाड़ी अंदर लेने के हिसाब से, और वो आगे का जो पैसेज था उस पे टाइल्स ठीक से नहीं थी, वो सारा उसने खुद बनवाया। और रेलिंग जो थी वो मकान में सीढ़ियों पे जैसे यहाँ रेलिंग ऐसे नहीं लगी हुई थी, तो उसने रेलिंग लगवाई। अब इसका पैसा कौन देगा? अब हम तो कह रहे हैं हमें तो रेलिंग चाहिए, हम तो कह रहे हैं वो आगे का पैसेज हमें टाइल्स वाला चाहिए, तो पैसा कौन लगाएगा? जो यूज कर रहा है वो लगाएगा। आपने अपनी मर्जी से, मॉर्गेजी लगाएगा इसका पैसा? मॉर्गेजर क्यों लगाएगा? समझ रहे हैं आप? जो हटा के ले जा सकते हो, एक्सेशन या इम्प्रूवमेंट जो किया है बिना पूछे किया है आपने मॉर्गेजर से, वो आप हटा लो। जो आप हटा नहीं सकते, जरूरी खर्चा भी नहीं था, वो मॉर्गेजर आपको नहीं देगा, और वो इम्प्रूवमेंट प्रॉपर्टी के साथ साथ मॉर्गेजर ही एंटाइटल है। आपने चूंकि वहां पे बिना पूछे रेलिंग लगा ली, एक फ्लोर बना ली, तो मकान के मालिक आप थोड़ी हो गए। मकान का मालिक तो वही रहेगा, उसको आपको लौटाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो इसकी जो तीन सेक्शन मैंने आपको बताए अभी, 62, 63 एंड 63A, इन तीनों का जो बेयर एक्ट का लैंग्वेज है ये आप रीडिंग करके आइएगा। कल की डेट में अपन आगे चलेंगे। आज यहीं तक ओवर करते हैं। आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, कोई भी क्वेरी ऑनलाइन में भी अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम प्लीज।